तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एक बंगाली हॉरर सीरीज को जो कि एक बंगाली अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है पेतनी और यू कैन आल्सो कॉल्ड प्रेतनी। तो बंगाली फोकलोर के अकॉर्डिंग पेतनी उन लड़कियों की आत्मा को बोला जाता है जिनकी डेथ कम एज में हो गई हो, जिनकी शादी ना हुई हो या कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। इसकी कहानी काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी पसंद आई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम थे नीलेश, जूही, राका सेन और शोभोन। ये चारों रायपुर के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। रात को डिनर के बाद ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर घूमने निकलते हैं। इन्होंने थोड़ी ड्रिंक वगैरह भी कर रखी थी, इसलिए इनके बीच यह तय हुआ था कि 40 की स्पीड को क्रॉस नहीं करेंगे। ड्राइविंग जो है वो नीलेश कर रहा होता है। इसी दौरान ये लोग सापन कोला के रास्ते से गुजरते हैं जो कि काफ़ी सुनसान होता है। तभी रास्ते में वो एक लड़की को रोड पर चलते हुए देखते हैं जो कि उन्हें काफ़ी अजीब लगता है कि रात के समय सुनसान रोड पर एक अकेली लड़की भला क्या कर रही है। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो राका को फिर से दिखाई देती है। वो नीलेश को ये बताती है कि फिर से वही लड़की को देखी है। नीलेश कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हम उसे 3 किलोमीटर पीछे छोड़ आए हैं। जो ये कहती है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है, इसलिए तुम्हें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद एकदम से वो लड़की कार के सामने आ जाती है और गाड़ी की स्पीड भी अचानक बढ़ जाती है, जबकि स्पीडोमीटर पर सुई 40 पर ही दिखा रही थी। नीलेश ब्रेक मारता है लेकिन ब्रेक भी फेल हो चुके थे और इसी दौरान की गाड़ी जंगल में घुसकर पेड़ से टकरा जाती है और ये एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगली सुबह यहाँ के लोकल्स को वो सब घायल हालत में बेहोश मिलते हैं, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर गोपाल उन लोगों से बात करते हैं, उनका नाम वगैरह पूछते हैं और कांस्टेबल से कहते हैं कि इन तीनों का फ़ोन नंबर वगैरह लिख लो। तभी जूही कहती है कि हम 3 नहीं 4 लोग हैं और तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि राका मिसिंग थी। खैर गोपाल उन तीनों को हॉस्पिटल भिजवा देते हैं और फिर उनके रिसोर्ट में जाकर उनकी आईडीज वगैरह चेक करते हैं, जिसमें उन्हें राका की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तभी वहाँ पर एसडीपीओ प्रकाश आते हैं क्योंकि उनके एरिया में एक लड़की गायब हुई थी और ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर था। वो गोपाल को जल्द से जल्द राका का पता लगाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद राका को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। राका को गायब हुए 4 दिन हो चुके थे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान गोपाल को एक सैंडल मिलती है जो कि राका की थी। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए तो गोपाल को यही लग रहा था कि तीनों ही राका को मारकर जंगल में कहीं गाड़ दिए हैं। पूछताछ करने पर सब सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले जूही से बात करते हैं, जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि नीलेश और राका दोनों रिलेशनशिप में हैं। एक्सीडेंट वाली रात नीलेश और राका के बीच में झड़प हो गई थी क्योंकि वो नीलेश के फ़ोन में उसकी एक्स निशा का मैसेज देख ली थी। राका का कहना था कि वो अभी भी अपनी एक्स को पूरी तरह नहीं छोड़ा है और झगड़ा करने लगती है। तब जूही और शोभन बीच में आकर किसी तरह उन्हें समझाकर शांत किए और फिर सबका मूड लाइट करने के लिए नीलेश ने लॉन्ग ड्राइव का आइडिया दिया था। इसके बाद गोपाल शोभन से बात करते हैं। वो भी यही बताता है कि ड्रिंक के बाद ड्राइविंग का आइडिया नीलेश का ही था। उसने कहा था कि वो 40 की स्पीड पर ड्राइव करेगा, इसलिए कुछ नहीं होगा। और वाकई में एक्सीडेंट होता ही नहीं, लेकिन रास्ते में अचानक स्पीड बढ़ गई। स्पीडोमीटर तो 40 की स्पीड दिखा रहा था लेकिन कार की स्पीड 100 पर लग रही थी। ब्रेक्स वगैरह सब काम करना बंद कर दिए थे। सब कुछ बहुत अजीब था। इन सब बातों से तो गोपाल को नीलेश पर ही शक हो रहा था। अब वो नीलेश से बात करते हैं, उससे निशा के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि निशा उसकी एक्स वाइफ थी। गोपाल कहते हैं, अच्छा ये बताओ, जब बात 40 की स्पीड पर ड्राइव करने की हुई थी तो तुम कार की स्पीड क्यों बढ़ाए थे? नीलेश समझ आता है कि पुलिस उस पर शक कर रही है। वो कहता है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बल्कि उस रात उनके साथ कुछ बहुत अजीब हुआ था। हम लोग सापन कोला से गुजर रहे थे, तभी रोड पर हमने किसी लड़की को देखा। फिर 3 किलोमीटर आगे वो फिर से दिखाई दी और एकदम से कार के सामने आ गई। तभी कंट्रोल मेरे हाथ से छूट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कार को कोई और कंट्रोल कर रहा है और फिर मैंने उस लड़की को बैक सीट पर देखा और इतने में एक्सीडेंट हो गया। फिर सबसे बात करने के बाद गोपाल अपने घर आते हैं, जहाँ उनकी वाइफ उन पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उनकी बेटी को देखने लड़के वाले आने वाले थे, लेकिन गोपाल अवेलेबल नहीं थे। जिस पर गोपाल समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बिजी हैं। हमारी बेटी की एज की एक लड़की 5 दिन से मिसिंग है। फिर शाम को राका के मॉम डैड गोपाल से मिलने आते हैं। वो बहुत परेशान थे क्योंकि राका को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। गोपाल कहते हैं कि आप प्लीज़ भरोसा रखें, सर्च जारी है, हम राका को ढूंढ लेंगे। और सरप्राइजिंगली दूसरी तरफ हम जंगल में राका को देखते हैं, जो कि पूरी तरह कीचड़ से सनी हुई एक गड्ढे से बाहर निकलती है और वहीं पर बैठकर अजीब तरह से हिलने लगती है। फिर अगले दिन वहाँ का कोई लोकल राका को देखकर पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद फाइनली पुलिस को राका मिल जाती है। लेकिन जहाँ वो मिली थी वो जगह एक्सीडेंट वाली साइड से 80 फीट दूर थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। और इससे भी अजीब राका की हरकतें थी। जब गोपाल से पूछते हैं कि आप ही राका सेन हो, तो राका कुछ नहीं बोलती है और नाम में अपना सिर हिलाती है। तो गोपाल उसकी फ़ोटो निकाल कर कन्फर्म करते हैं कि वो राका ही थी। फिर वो अपने सीनियर को कॉल करके बता देते हैं कि उन्हें राका मिल गई है, लेकिन उसे अपना नाम याद नहीं। उसका सीनियर तुरंत राका को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहता है।
इसके बाद गोपाल अपनी टीम के साथ राका को हॉस्पिटल भिजवा देते हैं और अकेले उस गड्ढे को देखने जाते हैं जिसमें से राका बाहर आई थी। फिर गोपाल उस गड्ढे में उतर कर देखते हैं जिसमें कि एक बड़ी सी टनल होती है। उन्हें काफ़ी हैरानी होती है कि एक्सीडेंट के बाद राका यहाँ कैसे पहुंची, और तभी उनके पीछे एक काला साया दिखाई देता है जो कि उस लड़की का ही था। फिर सीन यहाँ से कट होता है जहाँ हॉस्पिटल में राका को देखने उसके मॉम डैड आते हैं, लेकिन राका अपने मॉम डैड को भी नहीं पहचान रही थी। उसकी माँ जब उसे टच करती है तो वो उसका हाथ भी झटक देती है। उसकी माँ कहती कि बेटा राका तुम्हें क्या हो गया, जिस पर राका और गुस्सा हो जाती है। उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। वो कहती कि मैं राका नहीं हूँ। अब गोपाल भी वहीं पर होते हैं। वो कहते तुम राका नहीं हो तो कौन हो, अपना नाम बताओ, जिस पर राका चिल्लाने लगती है। ये देखकर डॉक्टर कहती है कि आप लोग इसे अकेला छोड़ दीजिए, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। और फिर इन सब के जाने के बाद राका बेड के नीचे देखने लगती है जहाँ उसे वही लड़की दिखाई देती है, और फिर वो उसे देखकर अजीब तरह से स्माइल करती है। दूसरी तरफ गोपाल नीलेश से बात करते हैं, उसे राका के बारे में बताते हैं और अगले दिन उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं कि शायद राका उसे पहचान ले। दूसरी तरफ राका फाइनली अपने होश में आ जाती है। इसके बाद वो उसी प्रेतनी को देखती है जिससे वो बहुत डर जाती है और सिस्टर को बुलाने लगती है। तभी प्रेतनी अंधेरे में गायब हो जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल वो राका को अपने बगल में दिखाई देती है और डर के मारे राका की तो सांस ही अटक जाती है। तभी सिस्टर आकर कहती है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, क्या हुआ। लेकिन तब तक प्रेतनी राका को पोजेस कर ली थी। वो धीरे से अपना सिर हिलाती है कि कुछ नहीं। फिर सिस्टर उसे सोने के लिए बोलकर चली जाती है। अगले दिन गोपाल नीलेश को राका से मिलवाता है कि शायद वो उसे पहचान ले। नीलेश राका से बात करने की कोशिश करता है कि राका मुझे पहचाना, मैं नीलेश, जिस पर राका बहुत गुस्से में आ जाती है। उसकी टोन भी बदल जाती है और कहती है कि मैं राका नहीं हूँ। और फिर अचानक से वो नीलेश का कंधा बहुत जोर से पकड़ लेती है। गोपाल जब उसे छुड़ाने जाते हैं तो गोपाल को भी धक्का मारकर दूर फेंक देती है। फिर वो नीलेश को खुद ही छोड़ देती है और कहती है कि चला जा, जिस पर वो दोनों डर कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नीलेश पूछता है कि राका को क्या हुआ, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। गोपाल कहते हैं कि डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्ट ट्रॉमा के सिम्टम्स हैं, उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है शायद। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्सीडेंट के बाद राका उस टनल में कैसे पहुंची, 5 दिन कीचड़ में बेहोश पड़ी, वो कैसे सर्वाइव की होगी। नीलेश कहता है कि तो सर आपको क्या लगता है। गोपाल कहते हैं भाई मुझे तो लगता है कि कोई राका को एक्सीडेंट स्पॉट से उठाकर उस गड्ढे तक ले गया और वहां उसे मरने के लिए छोड़ दिया। नीलेश कहता है लेकिन राका को कौन मारना चाहता है। गोपाल कहते हैं कि मुझे तो तुम्हें पर शक है, शायद निशा के चक्कर में तुम उसे मारना चाहते हो। लेकिन नीलेश कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो राका से ही प्यार करता है। जिस पर गोपाल कहते हैं कि सच्चाई तो निकल ही आएगी जब राका को सब याद आ जाएगा। इसी दौरान हम एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जो कि उनकी बातें सुन रहा था। फिर इन सब के बाद राका के मॉम डैड उसे हॉस्पिटल से घर लेकर जाने लगते हैं और वो बूढ़ा छुपकर राका को ही देख रहा था। फिर घर पर राका की मॉम उससे कहती है कि बताओ बेटा तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, क्या बाहर से कुछ मंगाओगी। तो राका कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम्हारे घर है, लेकिन राका बार बार वही दोहराई जा रही थी कि मुझे अपने घर जाना है। तभी उसके डैड उसे जोर से झटकते हैं, तब जाकर वो होश में आती है और अब वो अपने मॉम डैड को भी पहचानने लगती है। वो कहती कि माँ मुझे क्या हुआ था। उसकी मॉम बताती है कि बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें याद नहीं। तब राका को एक्सीडेंट वाला पूरा सीन याद आ जाता है और वो लड़की भी जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। फिर रात में राका को एक सपना आता है जिसमें कि वो खुद को उसी गड्ढे में पड़ी हुई देखती है। फिर जब वो उठकर वहाँ से निकलने लगती है तभी वो उसी लड़की को देखती है और डर जाती है। इसके बाद वो लड़की राका को अपने पीछे एक बंगलो तक लेकर जाती है और फिर चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उस पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर राका जोर से चीखती है और उसे जोयता कहकर बुलाती है। फिर अगले दिन राका नीलेश के ऑफिस उससे मिलने जाती है। उसे बताती है कि मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। डॉक्टर्स तो इसे पोस्ट ट्रॉमा बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और है। नीलेश कहता है कि शायद वो जानता है और उसे हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है कि जब मैं तुमसे मिलने आया था तो तुम अलग ही टोन में बात कर रही थी, वो तुम्हारी आवाज़ नहीं लग रही थी, किसी और लड़की की आवाज़ थी। तभी राका वहाँ उसी बूढ़े आदमी को नोटिस करती है जो उसे ही देख रहा था। फिर यहाँ से दोनों कैफे जाते हैं जहाँ पर नीलेश एक्सीडेंट वाली बात भी शेयर करता है कि उस वक्त वो उस लड़की को अपनी कार की बैक सीट पर देखा था और उसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ था। राका बताती है कि उस लड़की का नाम जोयता है। नीलेश कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता। राका कहती है कि पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर घुस रहा है, धीरे धीरे मुझ पर कब्जा कर रहा है, जैसे कुछ पैरानॉर्मल टाइप का। तभी वो उस बूढ़े को फिर से नोटिस करती है, लेकिन जब तो वो नीलेश को बताती है वो बूढ़ा वहां से चला जाता है। राका कहती है कि उस बूढ़े को ऑफिस के पास भी देखी थी, शायद ही उन पर नजर रख रहा है। और तभी वो नीलेश की गर्दन पर एक बड़ा सा कट देखकर डर जाती है। राका कहती है कि तुम्हारे गर्दन पर बड़ा सा कट लगा है और खून बह रहा है, लेकिन अगले ही पल वो निशान गायब हो जाता है। राका बहुत परेशान हो जाती है तो फिर वो अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी रास्ते में वो देखती है कि जोयता उसके बगल में बैठी थी। फिर डरते डरते वो उसकी फोटो लेने लगती है,
लेकिन जोयता उसे फोटो लेने से मना करती है कि मत करो, मुझे इससे दर्द होता है। तभी ड्राइवर कहता है कि मैम क्या हुआ। राका कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन तभी वो मिरर में जोयता को देख लेता है और डर के मारे ब्रेक मार देता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो जोयता वहां पर नहीं थी, क्योंकि वो राका को फिर से पोजेस कर ली थी। फिर इसके बाद जब राका नॉर्मल होती है तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे अंदर है, हर जगह मुझे एक लड़की का भूत दिखाई देता है, मैंने अपने सपने में उसका खून होते हुए देखा है। लेकिन डॉक्टर कहती है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस बताती है, जिसमें कभी कभी राका को लगता है कि वो जोयता है, लेकिन ऐसा नहीं है, और उसके लिए दवाई लिखने लगती है, लेकिन वहां भी उसे जोयता दिखाई देती है। इस बार के लिए राका कन्विंस हो जाती है कि शायद डॉक्टर सही कह रही है और ये सब बस हेलुसिनेशन है। वो चुपचाप दवाई लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वहां रखी चेयर अपने आप मूव करने लगती है, क्योंकि जोयता को डॉक्टर की बात पसंद नहीं आई थी कि भूत प्रेत नहीं होते। फिर इसके बाद हम नीलेश को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है। तभी अचानक पीछे से राका आती है और पूछने लगती है कि हम दोनों शादी कब करेंगे, और फिर अचानक से उसकी टोन बदल जाती है, जिससे डर कर नीलेश तुरंत उससे दूर हट जाता है। और तभी उसे राका का कॉल आता है। वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, राका तो मेरे सामने है। फिर जब वो कॉल उठाता है तो असली राका उसको बताती है कि वो साइकोलॉजिस्ट को दिखाने गई थी। तभी नीलेश देखता है कि उसके रूम में जो राका थी वो गायब हो चुकी थी, जो कि असल में प्रेतनी जोयता थी। फिर राका रात में दवाई वगैरह खाकर आराम से सो रही होती है। तभी इसी दौरान वो अपने ऊपर जोयता को फ्लोट करते हुए देखती है, और वो चाहकर भी मूव नहीं कर पा रही थी और ना ही उसकी आवाज़ निकल रही थी। ये स्लीप पैरालिसिस जैसा ही एक्सपीरियंस था। फिर जैसे ही वो इसमें से बाहर आती है तो तुरंत उठकर भागने लगती है और मॉम डैड को बता देती है कि उसके रूम में कोई है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। जब दवाई भी असर नहीं की तब राका को लगने लगता है कि ये कोई भूत प्रेत का ही चक्कर है। फिर जब वो नीलेश से बात करती है तो वो भी उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। दोनों ही समझ चुके थे कि ये मामला पैरानॉर्मल है। फिर अगले दिन दोनों एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जिसका नाम सौदामिनी होता है। सौदामिनी राका से उसी सपने को याद करने के लिए बोलती है, उसके बारे में सोचने के लिए कहती है, और तभी इसी दौरान जोयता उसे पोजेस कर लेती है। सौदामिनी उसका नाम पूछती है तो वो जोयता बताती है। सौदामिनी पूछती है कि जोयता, तुमने राका को पोजेस क्यों किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती, और अचानक से ही सौदामिनी पर ही अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी सौदामिनी इसके मुंह पर भभूत फेंक देती है, जिससे राका उसे छोड़ देती है, लेकिन फिर वो गुस्से में आकर भागकर खिड़की तोड़ते हुए बाहर कूद जाती है, जिसके बाद राका फिर से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो बेड के नीचे कुछ आकर गिरता है। वो नीचे जाकर देखती है तो ये कोई सीटी होती है और सामने जोयता उसको देख रही थी। राका को लगता है कि सीटी देखकर जोयता उससे कुछ कहना चाहती है। वो सीटी को ले लेती है। फिर जोयता वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गोपाल के घर पर उनकी वाइफ कह रही थी कि सुमाना के लिए फिर से एक रिश्ता आया है, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी तरह का रैश हो गया, इसलिए वो गोपाल से उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। इसी दौरान गोपाल राका से रिलेटेड न्यूज देख रहे थे कि कल रात राका को सेंसलेस स्टेट में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, और डॉक्टर्स का कहना है कि बेहोशी की हालत में वो किसी जोयता का नाम ले रही थी, लेकिन ये जोयता कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता। गोपाल को लगता है कि उसे भी राका को देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए, शायद केस में कोई लीड मिल जाए, और सुमाना को दिखाने वो राका वाले हॉस्पिटल में ही चले जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में वही बूढ़ा आदमी वहां पर आता है, उसे राका से बात करनी थी। गोपाल पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो बूढ़ा बताता है कि वो जोयता के दादा हैं। जोयता लंबे समय से सापान कोला के जंगलों से लापता है। जब वो न्यूज में देखे कि राका नाम की एक और लड़की इस जंगल से गायब हुई है, तभी से वो इस न्यूज को फॉलो कर रहे थे, और जब राका मिल गई तो इन्हें लगा कि शायद वो जोयता के बारे में कुछ जानती होगी। तब से वो उसे फॉलो कर रहे थे, उसे बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। और अब जब वो न्यूज में देखे कि राका जोयता का जिक्र की है तो उनसे रहा नहीं किया और उन्हें अभी राका से बात करनी है। लेकिन गोपाल कहते हैं कि आप अभी राका से बात नहीं कर सकते, वो भी स्टेट में नहीं है, लेकिन इंक्वायरी के लिए उनका नंबर ले लेते हैं। तभी जूही जी मचलाते हुए बाहर आती है। ये लोग सोचते हैं कि इसने अंदर ऐसा क्या देख लिया। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि राका कीचड़ की वॉमिट कर रही थी। उसके मुंह से ढेर सारा कीचड़ निकलता है, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर जब राका ठीक होती है तो नीलेश को वही सीटी दिखाकर कहती है कि ये जोयता ने दी है। वो कुछ बताना चाहती है, लेकिन क्या, उन्हें पता लगाना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही सफर करती रहेगी। दूसरी तरफ रात के समय गोपाल को अपनी बेटी सुमाना के रूप में जोयता दिखाई देती है। वो कह रही थी कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन गोपाल उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अगले दिन नीलेश और राका सापान कोला के उसी गड्ढे वाली जगह पर देखने जाते हैं, जहाँ राका उस बंगलों को नोटिस करती है जिसे वो अपने सपने में देखी थी। उस बंगलों का नाम मधुबन था। राका उसको बताती है कि यहीं पर जोयता का खून हुआ था, और शायद वो ये चाहती है कि हम उसको इंसाफ दिलवाएं। इसके बाद राका उस बंगलों की और सिटी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, और साथ में जोयता का नाम भी मेंशन करती है कि अगर किसी को भी कुछ पता हो तो तुरंत उनसे कांटेक्ट करें। फिर इसके बाद जोयता के दादा गोपाल से बात करने आते हैं,
क्योंकि उन्होंने वो पोस्ट देख ली थी और बताते हैं कि राका जिस 1069 वाली सिटी को मेंशन की है वो जोता की है। आज से 15 साल पहले जोईता सापान कोला में एनसीसी की ट्रेनिंग लेने गई थी और फिर अचानक ही वो गायब हो गई। तब से उसे खोज रहे हैं। पुलिस में भी रिपोर्ट की थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर जब वो गोपाल को जोईता की फोटो दिखाते हैं तो गोपाल एकदम से चौंक जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसका भूत मुझे दिखाई दिया था, यानी ये मर चुकी है। लेकिन अभी उसके दादा को कुछ नहीं बताते और पहले राका को बुलाकर उससे बात करते हैं। राका बता देती है कि वो अपने सपने में जोईता का खून होते हुए देखी है सापोन कोला के पुराने बंगलों में, लेकिन वो खूनी का चेहरा नहीं देख पाई है। वो शैडो की तरह दिखाई दे रहा था। वो कहती है सर मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन कीजिए। गोपाल कहते कि मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, जोईता की स्पिरिट को मैंने भी देखा है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस केस को देखता हूँ। इसके बाद जब राका घर जाती है तो जोईता फिर से उसके सामने आती है और अपने पेट पर हाथ रखती है, जिससे राका को समझ आता है कि मरने से पहले वो प्रेग्नेंट थी। और फिर ये सब वो नीलेश को बताती है। तभी गोपाल उन्हें कॉल करके कहता है कि एसडीपी और प्रकाश सर आपसे बात करना चाहते हैं। फिर प्रकाश राका से कहता है कि क्या आप 100% श्योर हैं कि जोईता मर चुकी है। राका कहती है कि जी सर। तब प्रकाश उनसे बात करने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है, जहाँ पर वो बताता है कि वो जोईता को पर्सनली जानता है। एनसीसी में वो मेरी जूनियर थी, लेकिन आप लोग उसे कैसे जानते हैं और ये कैसे कह सकते हैं कि वो मर चुकी है। राका बताती है कि जोईता के भूत ने उसको बताया, मतलब विजन दिखाया, और अपनी एक्सीडेंट से लेकर अब तक सब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में भी बता देती है। लेकिन तभी प्रकाश यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि जोईता तो जिंदा है, वो 2008 में गायब हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसके लेटर आते रहे जिसमें कि वो बताए कि वो सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया है और कोई उसे ना ढूंढे। 2011 में उसका लेटर हरिद्वार से आया था और 2019 में भी वो पौंडीचेरी से लेटर भेजी है। राका कहती कि ये कैसे हो सकता है, मैंने उसके भूत को देखा है, वो मर चुकी है, उसने मुझे अपने मर्डर का विजन भी दिखाया है। फिर प्रकाश भी सोच में पड़ जाता है कि अगर जोईता मर चुकी है तो फिर उसके नाम से लेटर्स कौन भेज रहा है, स्ट्रेंज। फिर वहां से लौटकर नीलेश और राका बातें करने लगते हैं कि मतलब राका 2019 तक जिंदा थी, उसका मर्डर बाद में हुआ है, यानी 2019 के बाद किसी काम से वो मधुबन वापस आई जहां पर कोई उसका मर्डर कर दिया। लेकिन अगले पर राका को ये थ्योरी गलत लगती है, क्योंकि अपने सपने में जब वो मधुबन वाला घर देखी थी तो वो इतना पुराना नहीं लग रहा था जितना अब रियल में लग रहा है, और 4-5 साल में इतना फर्क थोड़ी पड़ता है। यानी ये इंसिडेंट नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है, 2008 का ही है। लेकिन फिर वो चिट्ठियाँ किसने लिखी, सब कुछ एकदम काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा हो चुका था। उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इन सब के बीच हम झुमा नाम की लेडी को देखते हैं जो कि जोईता की पुरानी दोस्त थी। वो भी राका का पोस्ट देख ली थी और उसे मैसेज करती है। लेकिन राका पहले प्रकाश के घर जाकर उन लेटर्स को देखती है जिसमें आध्यात्मिक से जुड़ी बातें लिखी थी। फिर बातों ही बातों में उन्हें प्रकाश से किसी सोमेन नाम के आदमी का पता चलता है। प्रकाश को लगता था कि शायद सोमेन और जोईता का अफेयर चल रहा था, लेकिन वो कहता है कि सोमेन सही लड़का नहीं था। तभी राका कहती है कि जोईता प्रेग्नेंट थी, क्या आपको ये पता है? प्रकाश कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, उसने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बताया। फिर प्रकाश के घर से लौटते वक्त दोनों ये सोचने लगते हैं कि ज़रूर सोमेन ही कुछ किया है। लेकिन तभी खुद सोमेन ही राका को कॉल कर देता है, कहता है कि उसने राका की जोईता वाली पोस्ट देखी है और उससे बात करना चाहता है। फिर इसके बाद दोनों सोमेन से मिलने जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि असल में उसका और जोईता का अफेयर नहीं चल रहा था, वो बस क्लोज फ्रेंड थे। जोईता के गायब होने से पहले वो उसके साथ था। वो बताता है कि मैं उसे एबॉर्शन करवाने ले जा रहा था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी करने का वादा करके मुकर गया था। राका पूछती है कि वो बच्चा किसका था। सोमेन कहता है कि पता नहीं, जोईता ने मुझे नहीं बताया, लेकिन फिर रास्ते में उसका कॉल आया था। वो जोईता से शादी करने के लिए मान गया था और उसे बुला रहा था, जिससे जोईता काफ़ी खुश हो गई थी। उसे तुरंत उसके पास जाना था। फिर मैं सापन कोला के पास ही उसे ड्रॉप करके चला गया। मैंने उसे पूछा भी था कि वो कौन है, लेकिन उसने नहीं बताया। कहा कि शादी के दिन तुम्हें पता चल जाएगा। और इसके बाद मैंने जोईता को कभी नहीं देखा। फिर वो उनसे कुणाल नाम के लड़के के बारे में जिक्र करता है। कहता है कि मुझे तो उस पर शक है, वो बंदा सही नहीं था, उसने ही कुछ किया होगा। उसकी जोईता पर गंदी नज़र थी। एक बार कैंप के दौरान रात के समय में वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश किया था। लेकिन उसका आप ये मत बताना कि मैंने आपको बताया है, वो बहुत ही ख़राब टाइप का आदमी है। राका कहते कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा नाम मेंशन नहीं करेंगे। और अभी लोग सोच रहे थे कि जब कुणाल जोईता को नहीं पा सका तो फ्रस्ट्रेशन में आकर वही जोईता का खून कर दिया। फिर ये लोग कुणाल के जिम से बात करने जाते हैं। कहते हैं कि हमें जोईता मिसिंग केस के बारे में बात करनी है। कुणाल पूछता है तो आप लोग पुलिस हैं? नीलेश कहता है कि नहीं, हम जोईता के दोस्त हैं। जिस पर कुणाल फिर बहुत बदतमीजी से बात करता है, कहता है कि चलो फूटो यहाँ से। तब राका कहती है कि हमें पुलिस नहीं भेजा है, इंस्पेक्टर गोपाल का नंबर दूं, बात करोगे? तो वो कहता है कि ठीक है, क्या जानना है तुम लोगों को? नीलेश कहता है कि क्या सच है कि तुम जोईता को पसंद करते थे और एनसीसी कैंप में उसके साथ जबरदस्ती भी किए थे? जिस पर कुणाल भड़क जाता है
और नीलेश का कॉलर पकड़ कर कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, पुलिस को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। राका कहती बिल्कुल वैसे ही ना जैसे पुलिस को जोयता की लाश नहीं मिली, तुम ही मारे हो ना उसको। लेकिन कुणाल साहब बोल देता है कि उसका जोयता से कोई लेना देना नहीं है, उसके पीछे तो सोमन पड़ा था, एनसीसी में वो उसके साथ जबरदस्ती किया था, तब प्रकाश सर ने उसको बचाया था और इस हरकत के लिए उसे थप्पड़ मारा था। सोमन और कुणाल की बातें सुनकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन दोनों में झूठ कौन बोल रहा है। तो रियल स्टोरी जानने के लिए वो प्रकाश सर को ही कॉल करते हैं। प्रकाश बताता है कि कुणाल ही रियल कल्प्रिट है। कैंप के दौरान शराब के नशे में वही जोयता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया था। तब जोयता की चीख सुनकर मैंने ही आकर उसको रोका था और फिर वो कुणाल के बारे में उन्हें वार्न करता है कि वो सही आदमी नहीं है, तुम्हें उसे संभल कर रहना होगा। तभी इतने में कोई कार से उन दोनों को टक्कर मारने आता है, लेकिन एन वक्त पर जोयता की स्पिरिट उन्हें रास्ते से हटा देती है। दोनों बच जाते हैं और गाड़ी वाला जो है वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम झुमा को देखते हैं जो कि जोयता के किलर को जानती थी। पोस्ट देखने के बाद वो उसे कॉल करके ब्लैकमेल कर रही थी कि उसे 15 लाख कैश चाहिए, नहीं तो वो राका से मिलकर उसे सब बता देगी। फिर अगले दिन वो किलर से पैसे लेने जाती है, लेकिन पैसे देने के बजाय किलर उसका ही खून कर देता है। दूसरी तरफ गोपाल को कॉल आता है कि झुमा का खून हो गया है। फिर रात में राका को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कह रहा था कि वो जोयता के बारे में जानता है और उसे मधुबन वाले घर में बुलाता है। राका पूछती है कि तुम कौन बोल रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और फोन काट देता है। इसके बाद राका मधुबन जाती है और यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है कि उसको बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रकाश ही था। वही जोयता का लवर था और उसका खूनी भी। उस रात जब जोयता एबॉर्शन के लिए जा रही थी तब प्रकाश ने उसे कॉल करके झूठ कहा था कि वो उसे शादी करेगा और धोखे से मिलने के लिए उसे यहाँ बुलाया और फिर मौका देकर बड़े वाले नाइफ से उसे खत्म कर दिया। 15 साल से उस राज को छुपा कर रखा था, लेकिन जब उसे पता चला कि कोई राका नाम की लड़की जोयता के बारे में पता लगा रही है तो प्रकाश के कान खड़े हो गए। बस फिर क्या था, तब से ही वो उन्हें गुमराह कर रहा था ताकि वो सच्चाई ना जान पाए। लेकिन राका के इंटेलिजेंस और एफर्ट्स को देखकर वो समझ गया कि एक ना एक दिन वो सच्चाई तक पहुंची जाएगी, इसलिए फिर वो उसे खत्म करने का ही प्लान बना लिया था। जिम के बाहर कार से वही उन पर अटैक किया था। प्रकाश कहता है कि उस वक्त तो तुम बच गई, लेकिन अब नहीं बचोगी, और राका को मारने आता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राका अकेली नहीं थी। जोयता का साया हर वक्त उसके साथ रहता था। उसके साथ वो भी यहाँ आ गई थी और वो प्रकाश को रोक देती है। प्रकाश उसे देखकर डर जाता है और भागने लगता है। फिर जोयता उसको हॉन्ट करती है और उसे बचने के चक्कर में वो खुद को ही चोट लगवा लेता है और अब वो भागने की हालत में भी नहीं था। तभी इतने में गोपाल भी वहां पर आ जाता है और प्रकाश को बताता है कि उसका भांडा फूट गया है, क्योंकि झुमा की कॉल रिकॉर्ड से उसे पता चल गया था कि लास्ट टाइम वो जिस अननोन नंबर पर बात की थी उसकी लोकेशन प्रकाश के घर की निकली। और तो और झुमा पहले ही कुणाल से मिलकर उसको सब बता दी थी और उसे भी अपने साथ मिला ली थी। 15 में से 5 लाख वो उसको देने के लिए बोलती है और उसे ये भी समझाती है कि क्योंकि प्रकाश पुलिस में बहुत पावरफुल पोस्ट पर है, सो इसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है और अगर झुमा को कुछ हो गया तो वो जाकर पुलिस को सब बता दे। इसलिए जब कुणाल को पता चला कि झुमा मर चुकी है तो पुलिस को जाकर वो सब बता दिया और इस तरह झुमा और जोयता के मर्डर में प्रकाश अरेस्ट हो जाता है। लेकिन अब पुलिस को जोयता की डेड बॉडी का पता लगाना था, तो जोयता ही राका को अपने पीछे उसी टनल में लेकर जाती है जहाँ पर पुलिस को कीचड़ में दबा हुआ जोयता का कंकाल मिलता है। तो इस तरह जोयता का केस सॉल्व हो जाता है और उसे जस्टिस मिल जाता है और वो राका का पीछा छोड़कर चली जाती और राका फिर हो चुकी थी। फिर एंड में हम कुणाल को देखते हैं जो कि अपनी जिम में अकेला वर्कआउट कर रहा था कि तभी उसे जोयता दिखाई देती है और अपनी गर्दन पर वो एक कट भी नोटिस करता है, यानी जोयता उससे अपना हिसाब किताब बराबर करने आई थी। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पेतनी सीरीज की एक्सप्लेनेशन। इंडियन अर्बन लेजेंड पर बेस्ड एक काफ़ी बढ़िया हॉरर सीरीज है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।